फ्रेंड्स, मैकविजन अवराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार। मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। सोशल स्टडीज़ के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने वीडियोस देखना अभी चालू किया है, वो इस चीज़ के लिए कोई पैनिक ना हो। मैं अगले जो 2 डेज़ हैं, मतलब आपके थर्सडे एंड फ्राइडे, दोनों दिन मैं आपको ये पूरा चैप्टर का एक तरह से रिवीजन लूँगा। मैं आपको इन दोनों दिन में आपको पूरा का पूरा ब्रीफ बता दूंगा कि किस तरह से कितना हुआ। तो इसलिए कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि कई स्टूडेंट्स कुछ नए आए हैं अभी वीडियो देखने के लिए, किसी किसी को नहीं पता था। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जिसको नहीं पता ना, आपके अगर फ्रेंड सर्कल में है, आप कांटेक्ट में रहिए, आप टच में रहिए, उनके कॉल करके पूछते रहिए कि क्या वर्क किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है। और कुछ नोट्स आपके जो अगर किसी के इनकम्प्लीट हैं तो प्लीज़ उनको कंप्लीट कर लीजिए। कोई अगर इशू होता है तो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए, मुझे कॉल कीजिए एनी टाइम। ठीक है, बिना हेजिटेशन के मैं आपका कॉल, आपको मैसेज करके आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है। तो हम आज के लेसन में आज हम पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा था स्लेवरी के बारे में, एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा को कैसे ख़त्म किया गया। कि फ्रेंच लोग थे वो दूसरी जगह काम करने जाते थे। ठीक है। अफ्रीका, फ्रेंच और ऑस्ट्रिया, इन तीनों ने, सॉरी, यूरोप, अफ्रीका और हाँ, इन्होंने तीनों ने मिलके स्टार्ट किया था काम। कि तीनों ने ट्रायंगल ट्रेड साइन किया था, जिसमें अपने क्या कहते हैं पोर्ट से ये माल लेके जाया करते थे। लगभग 3 महीने का समय लगता था दूसरे जगह पर जाने में, और वहाँ से फिर सामान बेचा करते थे। इसी चीज़ में इन्होंने कौन कौन सी, इंडिगो शुगर टबाको की और कॉफ़ी की नई चीज़ की, इन्होंने इस मटेरियल की कमोडिटीज़ की सप्लाईज बढ़ाई थी। कुछ टाइम बाद जाके ये चीज़ काम बहुत अच्छा चालू हो गया था। ठीक है। और लास्ट में इनकी लॉ बनाकर इनकी ये स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था। इनको बोलते थे कि यस, अग्री करते हैं, ये काम कोई गलत नहीं है, आप काम कर सकते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं इस बारे में, रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये सब पीछे का ही है। ये आज का चैप्टर जो है 6, इसमें आपके पीछे के बारे में बताया गया, जो अपने पीछे जितने भी हमारे रिवोल्यूशन हुए उस टाइम पर लोगों पे ऐसा क्या इफेक्ट पड़ा, लोगों में ऐसा क्या इफेक्ट पड़ा। अच्छा चैप्टर है ये, मैंने अच्छे से पढ़ा। ये चैप्टर अच्छा है, ये आपके नोट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नोट्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कि इफ़ेक्ट कौन सा था, वो कौन कौन से रीज़न थे जिससे हुआ, और दूसरा वो इफ़ेक्ट क्या क्या थे, कि लोगों पे क्या ऐसा डेली लाइफ का इफ़ेक्ट पड़ा। देखिए, हम बात करते हैं, देखिए पहले बात करते हैं हम 1798 की। देखिए 1789 में आपको पता है कि रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस के अंदर। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन द फ्रांस, ठीक है, सो मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत सारे चेंज हुए आदमी, औरत और बच्चों के में लाइफ में। The revolutionaries government took it upon themselves to pass laws that would translate with ideals of liberty equality into everyday practice। जो नई गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि एक चीज़ तो हो चुकी थी लागू, कि उन्हें क्या चाहिए थी, इक्वलिटी चाहिए थी और लिबर्टी चाहिए थी, ये चीज़ हो चुकी थी, लेकिन इसको डेली प्रैक्टिस में लाने में उनको थोड़ा टाइम लगा। तो ये चीज़ वही बता रहे हैं कि वो क्या क्या हुआ था। कि पहले गुलाम थे, उसके बाद जब इनको गुलामी से आज़ाद कर दिया गया तो उनकी लाइफ पे कैसा इफेक्ट पड़ा, वो पहले कैसे जीते थे, फिर बाद में कैसे जीने लगे। देखिए क्या है, वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट कम इन टू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बर्सेटाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज एबोलिश ऑफ सेंसरशिप। देखिए सबसे पहले क्या था, सेंसरशिप क्या थी, आपको बताया था सेंसरशिप क्या थी। सबसे पहले सेंसरशिप कौन लाया था, नेपोलियन लाया था, जिसमें उसके अंदर क्या था कि उसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो सेंसरशिप थी। तो 1718 जब लॉ बन गया, सबसे पहले लोगों ने इसी को तोड़ा, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी थी, राइट टू स्पीच था, तो किसी के बारे में कुछ बोल सकते हो आप। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने इसको तोड़ा, कानून को। फिर बताया था इन दी ओल्ड रिजिमिंग, जिस अब बताते हैं कि पुराने समय में क्या होता है। इन दी ओल्ड रिजिमिंग ऑल रिटेन मटेरियल एंड कल्चर एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बी अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ किंग। पहले क्या होता था कि वो अगर कोई भी बुक, न्यूज़पेपर या कोई भी प्ले कोई भी पब्लिश करना चाहते हैं तो उस पर पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी वहाँ की किंग की। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है,
और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नेचुरल राइट उसको मानते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की अभिव्यक्ति को, अब उसे क्या मानते हैं वो अपना नेचुरल राइट कि हमारा वो अधिकार है, हक है हमारा। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इन टू द कंट्री साइड। अब जैसे जैसे फ्रांस बढ़ता गया, मतलब उस टाइम पर जैसे जैसे बढ़ता गया, जहाँ जहाँ लोग जाते गए वहाँ पर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये फैलती चली गई। देखिए आपको एक बात बताऊँ, न्यूज़पेपर का और मैगजीन्स का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी आज़ादी के लिए, इवन इंडिया की आज़ादी के लिए भी। गांधी जी ने अपना एक सबसे पहले न्यूज़पेपर बनाया था, ठीक है, वो था अपना, कई सारे बनाए थे, इंडियन ओपिनियन था पहला, वो बनाया था आपका साउथ अफ्रीका के अंदर। इंडियन ओपिनियन सबसे पहला न्यूज़पेपर। फिर इंडिया के अंदर आए, हरिजन दिया, यंग इंडिया दिया न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर का मतलब क्या था, वो कोई भी चीज़, अगर मैं यहाँ पर आपके पास बैठा हुआ हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सामने होता तो केवल एक ही बंदे को पढ़ाता, लेकिन इस ऑनलाइन मीडियम के थ्रू मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ। नॉट ओनली आप सब, और भी लोग अगर कुछ देखते होंगे जिनको और पढ़ना होता हो तो वो भी इसे पढ़ते होंगे। तो न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा इफेक्ट है, मैगजीन्स का भी सेम, क्योंकि सबके पास जाती है और उसे हर चीज़ मिलती है न्यूज़पेपर के अंदर। क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जब कुछ लिखते हैं तो उसमें मेरिट और डिमेरिट दोनों ही मोस्टली बताई जाती हैं, और हर तरह की पॉइंट बताया जाता है, हर वे से बताया जाता है कि उसका, अगर हम सही व्यू से, पॉजिटिव व्यू से देखें तो कैसा है, अगर नेगेटिव व्यू से देखें उस न्यूज़ को तो कैसी है। इसलिए न्यूज़पेपर का इफेक्ट बहुत था, और यही हुआ था इंडिया के अंदर भी आज़ादी के, कि गांधी जी और बाकी जो लोग थे, इंडिया के अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर आए थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर आए थे। संवाद कौमुदी आया, हरिजन आया, यंग इंडिया आया, उसके बाद आया समाचार दर्पण आया, ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर आए। सब ने अपने अपने जितने भी थे, सब पहले न्यूज़पेपर का यूज़ किया करते थे। 1856 में पहला आया था, और 1656 में 1656 में, हाँ, पहली बार हमारे यहाँ इंडिया में मशीन आई थी, प्रिंटिंग मशीन, इंग्लैंड से आई थी। और सबसे पहला न्यूज़पेपर बनाया था, ऑगस्टस ने बनाया था सबसे पहला न्यूज़पेपर, और जहाँ तक मुझे याद है 17 के अराउंड था, 50 to 60 के अराउंड था। और दूसरा आया था हमारा हिंदी न्यूज़पेपर 1818 1818 के अंदर, उदंत उदंत मारतंड हिंदी न्यूज़पेपर पहला था। उदंत मारतंड जुगल किशोर शर्मा जी ने बनाया था पहला हिंदी न्यूज़पेपर। बाकी जितने भी न्यूज़पेपर थे सब इंग्लिश और क्या कहते हैं मराठी में ही थे, गुजराती, मराठी, सब अपने अपने बनाया करते थे। ठीक है, तो हम पॉइंट पे आते हैं कि न्यूज़पेपर और पैम्पलेट बुक्स ने वहाँ पर चारों तरफ ही फ्लड कर दिया था, हर जगह फैल गई थी। दे ऑल एंड डिस्कस्ड ठीक है, द इवेंट एंड चेंज इन taking place in the France, freedom of press also mean that the opposing view of event could be expressed। देखो वही बता रहा है कि न्यूज़पेपर के थ्रू वो हर चीज़ बताया करते थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन दैट कि अगर प्रेस को आज़ादी दी गई है तो वो अपोजिंग करती थी हर व्यू का, हर इवेंट का, और वो एक्सप्रेस करती थी उसके पूरी डिटेल में, ठीक है। ईच साइड सॉट टू द कन्वीनियंस ऑफ अदर्स एंड इट्स पोजिशन थ्रू द मीडिया, songs and festive processions attracted large people। कि कुछ एक्टिविटीज़ भी आती हैं तो ये चीज़ बताया करते थे, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बहुत लोगों को वो अट्रैक्टिव लगती थी। इसलिए कभी कभी देखती है न्यूज़पेपर था कि डेली आप डेली पढ़ा कीजिए, आपके घर में अगर डेली न्यूज़पेपर आता है तो प्लीज़ उसे पढ़ा कीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से हमको डेली लाइफ के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में पता चलता है कि चल क्या रहा है, अभी कौन सी चीज़ क्या चल रही है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। अगर जिसके पास घर पे न्यूज़पेपर नहीं भी आता तो यूट्यूब पर न्यूज़पेपर की बहुत सारी साइट है, बहुत सारे, आप डालोगे ना कि न्यूज़पेपर, कि टुडेज़ न्यूज़पेपर बस, तो आपको बहुत सारे लिखे हुए आ जाएंगे जिसमें वो आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। केवल आधे घंटे की होती है। मैं डेली पढ़ता हूँ, मेरे घर पे न्यूज़पेपर नहीं आता, लेकिन मैं यूट्यूब के थ्रू डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। एक छोटी सी एक मैं अपनी नोटबुक भी बना रखी है जिसमें मैं अपने सब कुछ नोट डाउन करता हूँ। ये क्या है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप चाहें कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो या आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो आपके जनरल अवेयरनेस के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। सो आई रिकमेंडेड यू प्लीज़ डेली रीड द न्यूज़पेपर, ओके। देन ठीक है, दिस वाज वन वे दे कुड ग्रेस्प एंड आइडेंटिटी द आइडियाज सच एज लिबर्टी,
political philosophers wrote about the length in text which only handful of educated people could read. ये वही चीज़ बताया कि जो आपके फिलोसफर थे वो किताबें लिख के चले गए, जिन्होंने किसने पढ़ी थी, वो एजुकेटेड लोग जो पढ़े थे उन्होंने पढ़ी, लेकिन न्यूज़पेपर जो सब पढ़ सकते हैं और छोटे छोटे मतलब वो बड़े से बड़ी चीज़ को छोटे से छोटे में कन्वर्ट करके वो आपको सामने बता देते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लें कि कोई फिलोसफर या कोई राइटर एक बुक लिखता है किसी आर्टिकल के बारे में कि पुराना पुराना आर्टिकल ऐसे ऐसे थी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल इतनी दूर क्यों जाते हैं, हमारा भी एक मैटर चल रहा था ना, वो राम मस्जिद का था। आज से कुछ टाइम पहले राम मंदिर और एक मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का जो अयोध्या के अंदर केस चल रहा था, उसका हमें कैसे पता चला। एक किताब थी तुर्के बाबरी, अलबरूनी नाम की, अलबरूनी ने लिखी थी तुर्के बाबरी की किताब, सॉरी बाबरनामा, और हाँ तुर्के बाबरी, दोनों से हमें पता चला था कि उस टाइम पर वहाँ पहले मंदिर हुआ करता था और बाबर ने उस मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनवाई। हमें किससे पता चला, वो किताबों से पता चला। वो किताबों के अंदर पूरा ब्रीफ दिया हुआ है इसके बारे में। इसी चीज़ के ही थ्रू, उसी चीज़ को हमने एक ऑफिशियल, एक एज आ क्या कहते हैं, सबूत लेकर, एज अ प्रूफ लेकर वहाँ पर गवर्नमेंट ने इसका डिसीजन सुनाया था कि ऐसा हमें ऑफिशियल लिखा हुआ है। अगर वो लिखा हुआ नहीं होता तो मे बी वो पक्ष हमारे अंडर में नहीं आता, मतलब राम मंदिर के पक्ष में नहीं आके वो बाबरी मस्जिद के पक्ष में आता। तो वही है कि उन्होंने पूरा का पूरा आर्टिकल दिया, पूरी बुक लिखी उसमें, और हमें न्यूज़पेपर के में क्या मिल गया, उसका ब्रीफ करके हमें छोटे सा बता दिया गया। तो वही चीज़ है कि सब लोग पढ़ सकें, न्यूज़पेपर का वो मैटर होता है कि सब लोग पढ़ सकें, और बाकी जो मोटी मोटी बुक हैं वो एजुकेटेड लोग ही पढ़ पाते हैं। अभी बताया गया कंक्लूजन, देखिए पूरे चैप्टर का कंक्लूजन इन्होंने दे दिया नेपोलियन का। नेपोलियन इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउडेड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। देखो पहले नेपोलियन कौन था, पहले ये समझना ज़रूरी है। सबको पता है कि नेपोलियन आया था, लेकिन देखो नेपोलियन था फ्रांस की आर्मी के अंदर, एक आर्मी का बंदा था, आर्मी समझ लो, आर्मी का एक वो था, सोल्जर था। बट धीरे धीरे उसने अपनी पावर बढ़ाता चला गया, और जैसे ही उसे दिखाई दिया कि हाँ लोगों में फूट डली हुई है, फ्रांस के लोगों के अंदर फूट डली हुई है, तो उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और 99 के अंदर, बताया था ना, 1799 के अंदर अपना वहाँ पर लोगों पर शासन करना चालू कर दिया, और वहाँ पर तभी आते हैं और 16 साल तक राज करता है। 1815 में एक वाटरलू बैटल होती है, वाटरलू, और उसमें वो हार जाता है। तो वही चीज़ बताया गया कि इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउडेड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस, अपना एक एम्पायर बना लिया था, एक अपने आप को खुद राजा घोषित कर लिया था, और वहाँ कुछ रूल्स बनाए थे जिसे बोला गया सिविल कोड ऑफ नेपोलियन 1804। आपको मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि नेपोलियन के कोड थे 1804, ठीक है। ही सेट आउट द कनक्योर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़, उसने सब आसपास की कंट्रीज़ को भी हड़पने की कोशिश की, ठीक है। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, वो अपने आप को सोचता था कि वो यूरोप का मॉडर्नाइजर है, मतलब वो उसको मॉडर्न कर रहा है। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। देखिए डेसिमल सिस्टम जो आजकल हमें मिलता है ना, जैसे हम देखते हैं 0.10, इससे पहले क्या है ना, एक कंट्री है, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे चलता है सेक्सामिनल, जैसे अपने है ना डेसिमल, वहाँ चलता है सेक्सिमल। वो कौन सी है, एक मिनट रुकिए आपको बताता हूँ। मेसोपोटामिया कहाँ थी, ईरान, यस इराक, ईरान। ईरान में जो चलती थी उस यहाँ पर इंडिया में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ईरान और इराक के समय वहाँ पर थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी वहाँ की, वहाँ पर सबसे पहले ही कैलेंडर जो आया वो वहीं आया। सबसे पहले व्हील आया, व्हील, जिस समय हमने बाद में बोला कि इंडिया में व्हील आया गया था, ठीक है। तो व्हील सबसे पहले ईरान के पास से आया था। पाइथागोरस की थ्योरम आई थी, वो पाइथागोरस की थ्योरम हमें वहीं से मेसोपोटामिया से ही मिली है। हमें बहुत सी चीज़ें दूसरी कंट्रीज से मिली हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट पे आते हैं कि वही चीज़ कि इसने बहुत सारे रूल्स बनाए, बहुत सारे रूल्स इंट्रोड्यूस किए मॉडर्न बनाने के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी, वेट और मेजर करने के लिए डेसिमल सिस्टम बनाया प्रॉपर वे में। इनिशियली मैनी नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर पीपल। देखिए एक्चुअली क्या है, नेपोलियन ने कुछ चीज़ें अच्छी भी की थी, आपको पता है, और कुछ ख़राब चीज़ें भी की थी।
नेपोलियन बुरा नहीं था, नेपोलियन ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी चीज़ यही थी, वो अमीर को और गरीब को दोनों को इक्वल लेके चलता था। और ये सबसे बड़ी राजा की एक चीज़ होती है। एक अच्छा राजा यही कहलाता है कि वो किसी में पार्शलिटी ना करे। हाँ, उसके अंदर गंदी आदत ये थी, उसने सब में टैक्स बढ़ा दिया था, लेकिन उससे टैक्स बढ़ाना उसका स्वार्थ था, क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं बढ़ाता, उसके पास पैसा नहीं आता, तो वो अपना एम्पायर और बढ़ा नहीं पाता। दूसरा उसका अंदर गंदी आदत थी कि वो ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी के अंदर डाल रहा था कि ज़बरदस्ती आप आइए फ्रांस की आर्मी के अंदर। और दूसरा तो उसने एक सेंसरशिप लगाई रखी थी, उसके अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ का कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि बाद में जो सरकार आई उसने भी सेंसरशिप लगा दी थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, 1815 में ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। मैनी ऑफ हिज measures that carried the revolutionaries' idea of liberty and modern laws to the part of European had the impact of people long after नेपोलियन had left। देखिए, नेपोलियन छोड़ के चला जाता है। नेपोलियन वाटरलू की कैप जो बैटल होती है, इसमें ऑस्ट्रिया, रशिया और आपका हंगरी, आई थिंक ये तीन थे। ठीक है, ये तीनों मिलके इस पर अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद इसको हरा के छोड़ के चले जाते हैं। इसको जब छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बाद जब छोड़ के चले गए उसको, उसके बाद इन्होंने अपना शासन कर लिया इस पर। इन्होंने अपना शासन कर लिया था फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस के अंदर एक ट्रिटी साइन हुई थी, ट्रिटी ऑफ वीना। या आपके में नहीं आएगा, आप 10th में आ जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा ट्रिटी ऑफ वीना क्या है, वाटरलू की बैटल क्या है। ठीक है, किस किस ने अटैक किया था, जुलाई का रेवोल्यूशन कौन सा हुआ। अभी आप 10th की अगर देखोगे ना, 10th की मैं भी पढ़ा रहा हूँ, 10th में ये सब है, और बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोर हो जाओगे, अच्छा ही सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो नेपोलियन चला जाता है, तो उसके बाद भी उनकी परेशानी कम नहीं होती, उनकी परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जो शासन करने के लिए आती है सरकार, वो भी यही सिस्टम चालू करती है, शासन करना, सब कुछ, राइट टू प्रॉपर्टी है, फ्रीडम था, सब कुछ छीन लिया था, सारा का सारा जितने भी उसने रूल्स बनाए थे सबको कंजर्व कर दिया था, सबको। ठीक है, देन आते हैं आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। भाई, फ्रांस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा मेन यही था, वो चाहते क्या थे, डेमोक्रेसी चाहते थे और लिबर्टी चाहते थे। बताते ना, पूरे चैप्टर का निचोड़ केवल 2 वर्ड्स पे टिका हुआ है, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म। तो वही चाहिए था। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप। स्टार्टिंग हुई थी फ्रांस से और पूरे के पूरे यूरोप में फैल गई थी, और बाद में इसकी आग जो है वो छिट्टे छिट्टे इंडिया में भी आ गई थी। तभी लोगों ने इंडिया में इंस्पायर हुए फ्रांस रिवोल्यूशन से, और खुद आगे जाके खड़े हुए। अभी आपको नाम सुनने को मिलेंगे, देखिए। दिस स्प्रेड from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal system was abolished। ये तो एबोलिस्ट हो गया था कि अमीर अमीर, वो बड़ी गरीब गरीब, फेड्यूल सिस्टम को जाता, तीनों स्टेट वो ख़त्म हो चुकी थी। कॉलोनीज्ड पीपल रिवोक द आइडियाज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज टू दियर मूवमेंट टू क्रिएट अ सोवरेन नेशन स्टेट। वहाँ के लोगों, जो एजुकेटेड पीपल हैं, वहाँ के जो बॉन्डेज लोग हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, थोड़ा लड़ने के लिए स्ट्रगल करने की कोशिश की, ताकि हमको सोवरेन कंट्री मिल जाए, सोवरेन नेशन मिल जाए। सोवरेन बताया था ना, सोवरेन नेशन आपको मैं फिर बताता हूँ। सोवरेन मतलब संप्रभु, जिस पर किसी का हक ना हो, जिस पर कोई फोर्स ना हो, न एक्सटर्नली ना ही इंटरनली, सब कुछ चीज़ फ्रीडम हो उसे, तो उसे बोलते हैं सोवरेन नेशन। टीपू सुल्तान, देखिए आगे नाम, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ये दोनों इंडिया के थे। टीपू सुल्तान हैदराबाद के निज़ाम थे, हैदर अली के बेटे। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम, इनकी कई सारी बैटल हुई है, एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, 4, एक नहीं 4 हुई, 4 बार लड़ाई की इन्होंने ब्रिटिश से। हालांकि चारों बार हार गए थे, और फाइनली 4th वाले में ये बहुत बुरी तरह से हार गए थे और डेथ हो गई थी इनकी। लेकिन इन चारों बैटल की वजह से ब्रिटिश एम्पायर का जो ट्रेजर होता ना, खजाना, ये इतना कम हो गया था लड़ते लड़ते लड़ते, क्योंकि इनके पास से कुछ नहीं गया। ये तो वही अपना सामान लेके उतरते थे इनसे लड़ने के लिए, जो इनके पास पहले था, हार जाते थे और भाग जाते थे। लेकिन फाइनली लास्ट में हार गए थे, जब इनके पास कुछ नहीं बचा तो पूरा हार गए थे। लेकिन उनका ख़जाना ख़त्म कर दिया था, और एक टाइम आया था ब्रिटिश सरकार के पास कुछ नहीं बचा था। इन्होंने तभी इंडिया के अंदर कुछ लॉज बनाया गया, इंडिया गवर्नमेंट लेके आया। पहले जो जनरल गवर्नर हुआ करते थे, उसके बाद सॉरी, जो पहले गवर्नर हुआ करते थे, उनको फिर जनरल गवर्नर बनाया गया बंगाल का। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी इंडियन, जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में तब बताएंगे। टीपू सुल्तान एंड राजाराम मोहन राय आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। ये 2 आइडियाज़ हैं जिन्होंने इंस्पिरेशन ली इस चीज़ से और इंडिया के अंदर आगे बढ़े, क्योंकि राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा ख़त्म की थी।
जो पहले लोग सती हो जाया करती थी, अब आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड वो उनके साथ उनके सती हो जाया करती थी, ये चीज़ उन्होंने ख़त्म करी। हालांकि इनकी मदद तो की थी, लॉर्ड बेंटिक ने की थी इनकी मदद इस चीज़ को लॉ को पास कराने में, लेकिन इन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है, विडो रीमैरिज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम बाद में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आज हमारा पहला सत्र ने ख़त्म कर लिया है। अब आपके बताओ कि कैसे कैसे क्या हुआ, और नोट्स जिसने नहीं बनाए हैं प्लीज़ नोट्स बना लीजिए। आज का होमवर्क यही है, अगले 2 दिन का। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ये देख रहे हो, जिसने आपके क्वेश्चन दिख रही है 6 क्वेश्चन। हालांकि सारे क्वेश्चन आपने किए हुए होंगे पीछे के, लेकिन अब इन क्वेश्चनों को आप छांटोगे, लिखोगे। 2 दिन का आपके पास 3 डेज़ का टाइम है। इन 3 डेज़ के अंदर ये 6 क्वेश्चन ये, और ये एक्टिविटीज़ क्या दे रखी हैं, शॉर्ट बायोग्राफी द पर्सन, अबाउट द चैप्टर, फ्रेंच सोल्यूशन, इसके बारे में देखना। एक क्वेश्चन में आप कि क्या इफेक्ट पड़ा था, एक ये वाला लिखना है, और बाकी के 3 दिन ये 3 डेज़ का वर्क है। मैं आपको क्वेश्चन में वर्कशीट पे ले दूंगा, लेकिन कंप्लीट करना है उसको। ओके, अपनी क्लास आज इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं अपने इसी चैप्टर के साथ जिसमें हम पूरा ब्रीफ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।